मैं शोभना फिर से अपने YouTube चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक तो आपसे सबसे पहले एक चर्चा करना चाहती हूँ कि जो अभी सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं, जैसे अपन मानते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो आज के विद्यार्थी हैं उनके जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो बन गया है। चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में देख लो या फिर अपने रोजमर्रा मनोरंजन के क्षेत्र में देख लो, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर ये बताना कि क्या ये सोशल फंक्शंस बंद होने चाहिए या फिर इनको रेगुलर चलना चाहिए। प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये होता है कि इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि जो इसको गलत यूज़ करते हैं और कुछ होते हैं जो इनका सही यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत से लोग हैं जिनकी बहुत पुरानी पुरानी उसमें जो अपन देख सकते हैं, जैसे उनके डॉक्यूमेंट्स देख लो, पिक्चर्स देख लो, बहुत सेव रहते हैं। तो क्या इनको बंद होना चाहिए या फिर इनको चलना चाहिए? तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मृदा, जो अपन ने पिछले लेक्चर में पार्ट फर्स्ट में इसको देखा था, मृदा की उत्पत्ति कैसे होती है, मृदा का विकास कैसे हुआ और मृदा के मतलब किस तरह से मृदा अपने को वर्गीकृत कर सकते हैं, वो आज अपन इस टॉपिक में देखेंगे, ताकि आपका कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर ना जा सके और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। इसलिए बहुत इजी लैंग्वेज में इसको हमने एडिट किया है और आपका कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए, इस वजह से इसको थोड़ा लंबे विस्तार रूप से आपको समझाया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मृदा है। तो इसमें क्या होता है कि मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई थी, मैंने आपको पहले बता दिया है। मृदा का विकास कैसे हुआ था, है ना, ये हो गया। और फिर आज अपन देखेंगे मृदा का वर्गीकरण। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको अगर लेक्चर अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छी सामग्री यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और कुछ न्यूज़ देना चाहती हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ये देख रही हूँ कि जैसे रेगुलर जो करंट में जो न्यूज़ चल रही हैं उनको देखते हुए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, जो स्टूडेंट लाइफ में देख लो या फिर रोज़मर्रा लाइफ में देख लो, जो आपके लिए एक ऐसे जनरल नॉलेज के लिए मैं आपके सामने एक जो है लेक्चर वो डाल दूँ, ताकि आपका जो है करंट का चैप्टर भी कंप्लीट होता जाए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको करंट भी थोड़ा बहुत इसमें आए तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। स्टार्ट करते हैं टॉपिक, मृदा का वर्गीकरण। देखते हैं मृदा का वर्गीकरण भौगोलिक स्थिति एवं विकास की दृष्टि से। भौगोलिक स्थिति और विकास की दृष्टि से मृदा का वर्गीकरण किया जा रहा है। मिट्टी को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है, पार्श्विक मिट्टी और अपार्श्विक मिट्टी। आपको पहले बता दिया था, पार्श्विक मिट्टी और अपार्श्विक मिट्टी के बारे में पहले बता दिया था। ये मैंने वापस इसलिए ऐड किया है, थोड़ा रिवीजन हो जाए। पार्श्विक मिट्टी, ऋतुशरत मिट्टी और अपार्श्विक निक्षेपित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लोयस मिट्टी, यानी जो ऋतुओं के साथ परिवर्तित तो होती रहती है। मिट्टी के संरचनात्मक गुणों और संसाधन महत्व की दृष्टि से रंग सहित इसके वर्गीकरण की 3 प्रमुख योजनाएं प्रस्तुत की गई है। प्रमुख रूसी भूवैज्ञानिक तथा भौमिकीय विद किसके कहते हैं? जो भूमि की विभिन्न जानकारियों का पता लगाते हैं। और भूवैज्ञानिक यानी पृथ्वी के पर विभिन्न अनुसंधान करने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं, तो वो भूवैज्ञानिक कहलाते हैं। डोकुचायन ने किसी भी प्रदेश की मिट्टी के विकास तथा उस प्रदेश की जलवायु एवं वनस्पति से गहरा संबंध बताया है। जो है ये प्रमुख रूसी वैज्ञानिक, ये क्या कहते हैं कि किसी भी प्रदेश की मिट्टी और उसका विकास है, वहाँ की जलवायु और वनस्पतियों के उसके साथ, जलवायु और वनस्पति के साथ उसका बहुत गहरा संबंध होता है। किसने कहा था? डोकुचायन ने, जो कहा है रूसी भूवैज्ञानिक या भौमिकीयविद, है ना, वो होते हैं। मृदा का वर्गीकरण पहली योजना प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक C.F. मरबुट ने 1938 में मृदा वर्गीकरण को व्यापक योजना तंत्र प्रस्तुत किया। इसके अनुसार विश्व की मिट्टियों को 3 प्रमुख और
36 उप प्रमुख वर्गों में बांटा गया। 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मृदा वैज्ञानिक द्वारा एक और वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि क्या है। तो पहली बार अगर अपने को पूछा जाए तो मृदा वर्गीकरण का व्यापक योजना किसने प्रस्तुत की थी, तो मृदा वर्गीकरण की व्यापक योजना 1938 में सी.एफ. मरबुट ने इसकी व्यापक जो योजना है प्रस्तुत की थी। और इसके अनुसार यानी मरबुट के अनुसार अगर अपने को पूछा जाए कि मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, तो मिट्टी को 3 प्रमुख और 36 उप प्रमुख यानी 3 इसके मोस्ट पार्ट है और इनके अंदर 36 और पार्ट किए इन्होंने। तो 3 प्रमुख और 36 उप प्रमुख वर्गों में इसको बांटा गया है। 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मृदा वैज्ञानिकों द्वारा एक और यानी पहला जो मृदा वर्गीकरण प्रस्तुत किया वो भी किसका था, अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा, और जो अन्य एक मृदा वर्गीकरण और प्रस्तुत किया वो भी किसका था, वो भी अमेरिका वैज्ञानिकों का था। इस योजना के अनुसार व्यापक और जटिल वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। कौन सी योजना के जहाँ अनुसार, जो दूसरी योजना जिसमें अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक या फिर भौमिकीयविद जिन्होंने एक और मृदा वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उसके, यह 5 पदानुक्रम में दिया गया वर्गीकरण है। इनके अनुसार कितने प्रकार दिए हैं, 5 प्रकार। प्रमुख वर्ग कितने हैं, 10 प्रकार, यानी प्रमुख वर्ग में कितने प्रकार बताए इन्होंने, 10। उपवर्ग कितने हैं, 47। महान वर्ग हैं 125। और मिट्टी परिवार कितने हैं, मिट्टी परिवार कितने हैं, 5000। कितने हैं, 5000 मिट्टी परिवार इसमें। और मिट्टी का क्रम कितना है, 10,000। ये दिया गया, इसको विस्तार रूप से पढ़ेंगे। मुझे पता है यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कौन सा प्रकार कौन सा वर्ग कहाँ है, तो इसको अपन आगे देखते हैं। अरे कहाँ गया, कौन सा था वो, सेकंड जो वर्गीकरण किया था वो किया था उन्होंने कि प्रमुख प्रकार में कितने हैं, 10, सेकंड में 47, ऐसे इन्होंने वर्गीकरण किया है। तीसरी योजना खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, तीसरी योजना है, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी अब चल रही है। यानी पहली में जो सी.एफ. मरचुट ने किया, फिर सेकंड में फिर से अमेरिकी अमेरिकी वैज्ञानिकों ने किया, और फिर तीसरी में खाद्य एवं कृषि संगठन कितना 1974 में प्रस्तुत किया। इन्होंने मिट्टी की संरचनात्मक विशेषता एवं कायिक क्षमता के आधार पर इसे 26 वर्गों में, कितने भागों में, 26 वर्गों में इसे विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 26 भागों में इसको विभाजित किया है। और इन्हीं 3 योजनाओं के आधार पर, कौन सी 3 योजनाओं के आधार पर, इन्हीं 3 योजनाओं के आधार पर जो मृदा वर्गीकरण के लिए की गई हैं। प्रथम योजना का आधार क्या है, जलवायु और कृषि का महत्व। प्रथम योजना का आधार क्या है, जलवायु एवं कृषि महत्व। प्रथम योजना में किसको आधार माना है, जलवायु और कृषि को। दूसरी योजना का आधार क्या है, मिट्टी संरचनात्मक गुण, यानी मिट्टी संरक्षण के उद्देश्य से इसको प्रस्तुत किया गया था। तीसरी योजना संरचनात्मक गुण एवं कार्यिक क्षमता के आधार पर, किसके आधार पर, कार्यिक क्षमता के आधार पर। ये इतना पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर एग्जाम चाहे कोई भी हो, XYZ, हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन कृषि से जरूर आता है और डेफिनेटली आएगा, क्योंकि बजट पास हुआ है, कृषि के लिए भी कुछ हुआ है। और जो अभी कृषि की रिपोर्टें आती हैं, कृषि देख लो, पशुपालन देख लो, ये सभी रिपोर्ट आती हैं, वो कृषि पर एक मृदा पर बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, और यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मिट्टी के विकास में जलवायु गत्यात्मक कारक है, जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक दोनों ही गुणों की विशेषताओं को निर्धारित करता है। जलवायु गत्यात्मक कारक है, यानी गति करता रहता है। अलग अलग क्षेत्र में अपन जाते हैं तो वहाँ की जलवायु अलग अलग अपना रंग रूप बदलती रहती है। फिर अपन देख सकते हैं कि हर क्षेत्र की जलवायु में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, जो संरचनात्मक कार्यात्मक दोनों ही गुणों की विशेषताओं को निर्धारित करता है। इजी सी बात है कि अगर अलग अलग जलवायु होगी तो वहाँ की संरचना भी अलग होगी और कार्य भी अलग अलग होगा। पुनः भूगोल में कृषि वितरण अध्ययन की विशेष महत्व है। चूंकि प्रथम योजना कृषि नियोजन हेतु प्रस्तुत की गई, इसलिए आज भी भूगोल ने
इस योजना को सर्वाधिक महत्व प्राप्त है संयुक्त राज्य अमेरिका में के कृषि विद्वान द्वारा प्रस्तुत 36 उप विभागों को पुनः सरल करने हेतु 17 उप विभागों में विभाजित किया गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ, पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा मुझे पता है, पर आपको बताती हूँ। प्रथम जो वर्गीकरण किया गया था मृदा का, उसमें किस पर बल दिया गया था? कृषि क्षेत्र, कृषि नियोजन पर बल दिया गया था। जो किसने किया था? मर्चुट ने किया था। उसमें क्या कहा गया था कि जो उन्होंने भाग बताए थे, 3 प्रमुख भाग थे और 36 उप प्रमुख भाग थे। उनके आधार पर उनको और भी इजी करने के लिए, ताकि विद्यार्थियों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, कुछ लंबा नहीं पढ़ना पड़े, उसके लिए उन्होंने उसको कितने भागों में विभाजित कर दिया है? 17 उप विभागों में उसको विभाजित कर दिया है। यानी कैसे? 3 प्रमुख भाग ये हैं, ठीक है, इनको 36 उप विभागों में विभाजित किया है, फिर इनको भी 17 भागों में विभाजित कर दिया गया। यानी इजी तरीके से समझाने के लिए उसको 17 भागों में और विभाजित कर दिया गया है। क्षेत्रीय मिट्टी, अब मृदा का वर्गीकरण चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं अपन कैसे है। क्षेत्रीय मिट्टी 10 प्रकार की होती है। अब क्षेत्रीय मिट्टी यानी किसी क्षेत्र विशेष की मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 10 प्रकार की। पोडजोल मिट्टी, पोडजोलिक मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, नरजोम मिट्टी यानी काली मिट्टी या रेगर मिट्टी, चेस्टनट मिट्टी, भूरी मिट्टी, ठंडी मरुस्थलीय मिट्टी, गर्म मरुस्थलीय मिट्टी, टुंड्रा मिट्टी। इसमें अलग अलग प्रकार से मुझे पता है, यहाँ पर समथिंग 7-8 प्रकार हर विद्यार्थी ने पढ़े होंगे। भूरी मिट्टी पढ़ी होगी, ठंडी मरुस्थलीय मिट्टी पढ़ी होगी, गर्म मरुस्थलीय मिट्टी पढ़ी होगी, टुंड्रा मिट्टी भी पढ़ी होगी, नरजोम मिट्टी पढ़ी होगी, लेटेराइट, लाल मिट्टी। लेकिन ये 3 नेम है जो आपके दिमाग से आगे हैं, यानी आपने नहीं, इसका नाम ही शायद पहली बार सुना होगा, तो इसको देखते हैं। और फिर अक्षेत्रीय मिट्टी, क्षेत्रीय मिट्टी कितने भागों में? 10 भागों में। अक्षेत्रीय मिट्टी कितने भागों में? 4 भागों में। जलोढ़ मिट्टी, लोयस मिट्टी, पर्वतीय वन्य मिट्टी और समुद्री मिट्टी। यानी अब इसमें ये भी बता रखा है कि अक्षेत्रीय मिट्टी कितने कहाँ से किस प्रकार होती है। तो जलोढ़ मिट्टी किसके? नदियों द्वारा होती है। लोयस मिट्टी होती है वायु द्वारा। पर्वतीय वन्य मिट्टी होती है गुरुत्वाकर्षण ढाल के द्वारा। और समुद्री या तटीय मिट्टी होती है समुद्री तरंगों के निक्षेप के कारण। अंतर क्षेत्रीय मिट्टी, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। जैविकीय, खारी मिट्टी और चूना पत्थर या टेरा रोसा मिट्टी। क्षेत्रीय मिट्टी 10 भाग, अक्षेत्रीय मिट्टी 4 भाग और अंतर क्षेत्रीय मिट्टी के कितने हैं? 3 भाग। ये याद रखना। अब क्षेत्रीय मिट्टी, इसको विस्तार से देखते हैं। कौन सी मिट्टी किस प्रकार की है, क्या है? पोडजोल मिट्टी, इसका विकास मुख्यतः कोणधारी वन प्रदेश में हुआ है। पोडजोल मिट्टी का विकास कौन है? कोणधारी वन। इस प्रदेश में सदाबहार वनस्पति तो पाए जाते हैं, किंतु मिट्टी की पर्याप्त ह्यूमस की कमी, अम्लीय गुणों का विकास होता है और निक्षालन की क्रिया तीव्र होती है। इसमें क्या कहा गया है कि पोडजोल मिट्टी कोणधारी वनों में पाई जाती है और सदाबहार वनस्पति इसमें पाई जाती है। पर्याप्त इसमें ह्यूमस की कमी होती है, अम्लीय गुणों का इसमें विकास होता रहता है। हिमानी अपरदित चट्टान मोटे कण होने के कारण ह्यूमस की मात्रा निश्चित न होकर ऊपरी सतह से नीचे चली जाती है। अतः पर्याप्त ह्यूमस के बावजूद ऊपरी परत पर ह्यूमस का अभाव रहता है। इस मिट्टी में क्ले के टुकड़े बड़े होते हैं। क्ले यानी कणों के। इसमें क्या कहा है? हिमानी अपरदित चट्टानी कण कितने होते हैं? मोटे होते हैं थोड़े। तो वो ह्यूमस तो होते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे पानी के साथ रिसकर ह्यूमस क्या है, नीचे की तरफ चली जाती है और वहां पर फिर भी देखने को मिलता है कि ऊपरी परत में ह्यूमस की क्या मिलती है? कमी मिलती है। सतह के ऊपर ओवन स्तर की मोटी परत होती है। यह मिट्टी मुख्यतः 3 स्कॉटलैंड, यूरोपीय रूस के उत्तरी भाग, उत्तरी कनाडा में पाई जाती है। यानी ये मिट्टी कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये देखते हैं कि इसके ऊपर क्या है? मोटी परत होती है, ओवन स्तर की मोटी परत होती है। यूरोपीय रूस के उत्तरी भाग, उत्तरी कनाडा में और उत्तरी स्कॉटलैंड में ये पाई जाती है। कृषि के लिए प्रतिकूलता के बावजूद भी वर्तमान समय में संरचनात्मक सुविधाओं के द्वारा इसे अनुकूल बनाया गया है। यहाँ 3 प्रमुख फसलें गेहूं, चुकंदर तथा रनफ्लावर, यानी ये रनफ्लावर कहाँ होती है? ये सनफ्लावर कहाँ होती है? ये साइबेरिया में होती है।
सनफ्लावर कहाँ होती है? साइबेरिया में होती है। नॉर्वे तथा स्वीडन में चारे की कृषि भी विकसित की गई है। ये ह्यूमस की कमी होती है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, फसलें बहुत कम उगती है, लेकिन उसको आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा, उसको संरचनात्मक सुविधा के द्वारा उसको उपजाऊ या फिर उसको अनुकूल बनाया गया फसलों के। और उन फसलों में सिर्फ 3 ही फसलें प्रमुख होती हैं, चुकंदर, गेहूं और सनफ्लावर। तो ये सनफ्लावर तो कहाँ होता है? साइबेरिया में पाया जाता है, लेकिन गेहूं, चुकंदर अधिकतर भागों में पाई जाती है। और नॉर्वे और स्वीडन में ये चारे की खेती के लिए भी अब उपयुक्त हो चुकी है। दूसरी आ रही है पोडोलॉजिकल मिट्टी। इस मिट्टी का विकास मुख्यतः शीतोष्ण जलवायु प्रदेश में होता है। यह वह क्षेत्र है जहाँ घने वन पाए जाते हैं, परंतु पतझड़ वन में के भी क्षेत्र है, यानी यहाँ पर ये शीतोष्ण जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, जहाँ घने वन पाए जाते हैं, परंतु क्या होती है, पतझड़ के वन भी वहां पर होते हैं। जहाँ ताप अधिक, प्रभाव, सूक्ष्म जीवाणु पर्याप्त, ह्यूमस तथा चट्टानी कण महीन होने के कारण निक्षालन क्रिया अधिक होती है, अम्लीयता अधिक होती है। यहाँ पर क्या होते हैं, निक्षालन क्रिया अधिक होती है, अम्लीयता भी इसमें अधिक होती है। यह मिट्टी दक्षिणी पूर्वी कनाडा, यूएस के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में मिश्रित कृषि तथा उत्तरी पूर्वी चीन, मंगोलियाई क्षेत्र, मध्यवर्ती दक्षिणी कनाडा आदि में पाई जाने वाली गेहूं और चुकंदर के लिए प्रसिद्ध है। पोडोलॉजिकल मिट्टी भी किसके? गेहूं और चुकंदर के लिए उपयुक्त है। ये कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाई जाती है दक्षिण पूर्वी कनाडा, यूएस के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, मिश्रित कृषि के लिए उपयुक्त है ये क्षेत्र। तो उत्तरी पूर्वी चीन, मंगोलियाई क्षेत्र, मध्यवर्ती दक्षिणी कनाडा में पाई जाती है, जो किसके? गेहूं और चुकंदर के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट आता है लाल मिट्टी। यह विश्व की सभी प्राचीनतम चट्टानी प्रदेशों में पाई जाने वाली उष्ण जलवायु प्रदेश की मिट्टी है। इसका विकास आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानों के अपघटन से हुआ है। लोहे की अधिक मात्रा के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल रंग। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार डायरेक्टली ये लाइन दे देता है एग्जामिनर और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लाल रंग किस वजह से होता है? तो लाल रंग किसके होता है? लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें लाल रंग पाया जाता है। और ये किससे होता है? ये होता है आग्नेय चट्टानों का, जो परिवर्तित चट्टाने हैं, ये जैसे अपन बोल सकते हैं कायांतरित चट्टानों के अपघटन से होता है। इनमें एल्यूमिनियम तथा चूने की मात्रा तो होती है, परंतु नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी रहती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होने से वहां पर क्षेत्र उपजाऊपन नहीं होता। पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी होने के जैविक तत्व इसको मिल जाते हैं। उष्ण जलवायु की उपस्थिति के कारण ये जैविक तत्व ह्यूमस में बदल जाते हैं, फिर भी कृषि के दृष्टिकोण से उपजाऊ नहीं होते। इसमें मुख्यतः मोटे अनाज होते हैं, फिर भी अनेक दिशा में आधुनिक संरचनात्मक सुविधाओं की मदद से इस मिट्टी पर बागानी कृषि यानी रबर और कहवा विकसित किया गया है। यह मिट्टी ब्राजील, वेनेजुएला के पठार, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी भाग तथा दक्षिण एशिया के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी जो भी पठारी क्षेत्र है, जहाँ पर अपन नॉर्मली देख सकते हैं, जहाँ पर पर्वत पठार पाए जाते हैं, वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। अधिकतर क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है, जैसे अपन देख सकते हैं दक्षिणी, जो अपना दक्षिणी पश्चिमी जो घाट है, दक्षिणी पश्चिमी जो भारत का उपमहाद्वीप का क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। और ये मोटे अनाज इसमें उगाए जाते हैं, और जबकि इसमें क्या होती है? ह्यूमस की कमी होती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। चौथा आ रहा है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का विकास उष्ण प्रदेशों में हुआ है। इसमें एल्यूमिनियम तथा ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा होती है, परंतु कले की संरचना मोटी होने के कारण निक्षालन की प्रवृत्ति होती है, जिसमें परिणाम स्वरूप उपजाऊपन मिट्टी रह जाती है। अतः उर्वरता की दृष्टि से इसे लाल मिट्टी के वर्ग में रखा जाता है। लेटेराइट मिट्टी को भी लाल मिट्टी के वर्ग में रखा गया है, क्योंकि इसमें क्या होती है? ह्यूमस तो पर्याप्त होती है, लेकिन जो कणों की संरचना मोटी होने के कारण ह्यूमस क्या होती है? निक्षालन में परिवर्तित हो जाती है, और इसमें उर्वरता की दृष्टि से बहुत कम ये उर्वरता मिलती है। इसका विकास 3 क्षेत्रों विषुवतीय जलवायु, मानसूनी जलवायु तथा सवाना जलवायु में हुआ है। विषुवतीय क्षेत्र के, ठीक है, मानसूनी जलवायु और जो सवाना प्रकार जलवायु है, वहां पर इसका विकास होता है। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी का। इस मिट्टी का विकास जायरे, नाइजीरिया, घाना, सूडान, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, भारत के पठारी क्षेत्र, दक्षिणी ब्राजील के मध्य पठारी क्षेत्र, मध्य अमेरिका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक क्षेत्रों में हुआ है। इसमें मुख्यतः मोटे अनाज, तिलहन आदि की कृषि होती है। इसमें मैं आपको एक चीज बता देती हूँ
कि जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो स्टूडेंट इसको कंप्लीट याद रख ले, लेकिन जो फिर ये अपन देख सकते हैं कि नॉर्मल अपना जो थोड़ा नीचे लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हो गया जिसमें जीके, इंडिया जीके आ रहा है, ठीक है, उसमें अगर आपको तैयारी करनी है और मृदा टॉपिक है, मृदा हो, जलवायु हो, है ना, खनिज हो, तो ऐसे कुछ टॉपिक है ना वो मृदा से रिलेटेड होते हैं, और मृदा से रिलेटेड होने के कारण आपको ये टॉपिक पढ़ना जरूरी होता है। और अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जो ये इंटरनेशनल लेवल पर जो स्थान बताए गए हैं या फिर विश्व तौर पर ये जो स्थान बताए हैं, जैसे जायरे, नाइजीरिया, घाना, इसको आप छोड़ देना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार इसको स्पीड में करके वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। और बाकी जो अन्य क्षेत्र है, जैसे इसमें कौन सा अनाज होता है, कौन सी किस प्रकार की मिट्टी है, कहाँ कहाँ ये इसका विकास हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। नर्जोनियम चैनेस्ट मिट्टी, इसको रेगर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी भी कहते हैं, काले रंग की मिट्टी है, इसका विकास मध्य अक्षांशीय उपाद्र जलवायु प्रदेशों में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। या फिर मध्य अक्षांशीय घास के मैदानी क्षेत्र में, इसके स्थानीय नाम स्टेपी, पंपास, प्रेरी आदि है। यानी जैसे स्टेप, ये एक घास के मैदान के नाम है, ये इस मिट्टी के नाम है नहीं है। इस मिट्टी में कैल्शियम तथा ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा में रहने के कारण उर्वर होती है। इस प्रकार की मिट्टी में उच्च अक्षांश होने के कारण वाष्पोत्सर्जन का कार्य सीमित होने से कम वर्षा के बावजूद क्या होती है, नमी इसमें रहती है। नमी क्या होती है, इसमें बनी रहती है। इसका रंग काला होता है क्योंकि जो जो घास की सघनता में कमी आती है तो काले रंग से भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये यूक्रेन, कोलिया घाटी के क्षेत्र में, चेचन, उज्बेकिस्तान, मध्य साइबेरिया, एशिया के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसको विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। विश्व का अन्न भंडार किसको कहा जाता है, काली मिट्टी को। किसको कहा जाता है, काली मिट्टी को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। और इसकी तुलनात्मक दृष्टि से कम उपजाऊ होती है। ये तुलनात्मक दृष्टि से क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। और इसमें कपास, गेहूं की खेती होती है क्योंकि इसमें लंबे समय तक नमी बनी रहती है। उष्णकटिबंधीय में एक विशेष प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है जिसका विकास लावा प्रधान क्षेत्र में लावा प्रधान चट्टानों के टूटने के विखंडन से होता है। यह पर्याप्त उपजाऊ, जल ग्रहण करने की क्षमता तथा शुष्क कृषि के अनुकूल होती है। इसका सबसे बड़ा क्षेत्र भारत का दक्कन लावा का पठार है, कोलंबिया का पठार, जावा, सुमात्रा का पठार, ब्राजील का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। मुख्य फसलें इसकी कौन सी हैं, कपास और गन्ना। कपास और गन्ना इस काली मिट्टी की मुख्य फसलें हैं। जो कौन सी मिट्टी होती है, जो लावा या ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न होती है। भूरी मिट्टी यह मध्य एशिया में पाई जाती है। इसका विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ नमी की कमी के कारण शीतोष्ण कटिबंधीय घास की गहनता में भारी कमी आ जाती है। घास की कमी के कारण अपघटन के बावजूद मिट्टी का रंग काला नहीं हो पाता। यह मिट्टी भी उपजाऊ है, लेकिन इस पर कृषि के कार्य के लिए सिंचाई के लिए आवश्यक है। कपास, गेहूं के लिए मुख्य फसल है ये। मरुस्थलीय मिट्टी, यह मिट्टी का विकास वैसे मरुस्थलीय प्रदेश में हुआ है जहाँ वर्षा न्यून तथा ताप का प्रभाव अधिक है। यह भौतिक ऋतु शरण का क्षेत्र है। इसमें दो प्रकार की मिट्टी का विकास होता है। मरुस्थलीय मिट्टी में कितने प्रकार का, दो प्रकार का, शीतोष्ण मरुस्थलीय मिट्टी और गर्म मरुस्थलीय मिट्टी। यह यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय मरुस्थलों में जहाँ मैं आपको इसमें नॉर्मल तौर पर यह समझा देती हूँ कि शीतोष्ण मरुस्थलीय, जो शीत अक्षांशों में जो मरुस्थल पाए जाते हैं उसमें ये शीतोष्ण मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। और जो उष्ण अक्षांश यानी गर्म अक्षांशों में जो मरुस्थल पाए जाते हैं वहां पर पाई जाती है गर्म मरुस्थलीय मिट्टी। ह्यूमस की उपस्थिति के कारण ये उपजाऊ होती है और मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है तथा सिंचाई सुविधा और उर्वरता की भारी वृद्धि होती है इसमें। उष्ण मरुस्थलीय मिट्टी का विकास उष्ण मरुस्थलीय में सारा, अटगामा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऐसे में यहाँ लोह यौगिक क्रिया के कारण इसका रंग लाल होता है। किसका रंग लाल होता है, उष्ण मरुस्थलीय मिट्टी का। इसमें ह्यूमस की काफी कमी, वनस्पतियों का अभाव, वाष्पोत्सर्जन का होना, बालू की प्रधानता, लवण की उपस्थिति से कहीं नमक तथा कहीं चूने की सतह बन जाना जैसे विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनके फलस्वरूप इस मिट्टी की उर्वरता नहीं के बराबर होती है। लेकिन अनेक क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव को कम कर कृषि कार्य संभव हो सका। इस मिट्टी मोटे अनाज तथा चारे के लिए उपयुक्त होती है। मोटे अनाज के लिए उष्ण मरुस्थलीय मिट्टी उपयुक्त है। इस मिट्टी का फिर आगे आ रहा है टुंड्रा मिट्टी। कौन सी आ रही है, टुंड्रा मिट्टी लास्ट है ये।
इस मिट्टी का विकास उच्च अक्षांशीय प्रदेश में हुआ है। यह वह स्थान जहाँ सालों भर हिम के नीचे रहता है। ताप वृद्धि से बर्फ के पिघलते रहने से मिट्टी में जल की मात्रा अधिक होती है, जिससे मिट्टी भूरी तथा दलदली हो जाती है। ऐसी स्थिति में सूक्ष्म जीवाणुओं का विकास नहीं हो पाता और यह सतह के ऊपर 2 से 3 इंच मोटी काई तथा लाइकेन की परत बन जाती है। कैसे अपन शैवाल नहीं देखते, शैवाल, तो ये मतलब लंबे टाइम पर अगर अपन किसी चीज में, या अपन नॉर्मल देखते हैं कि अगर किसी बर्तन में अपन लंबे समय तक, अगर अपन रेगुलर किसी लंबे समय तक किसी बर्तन में एक पानी भरकर रख देते हैं तो उसमें लाइकेन या फिर अपन बोल सकते हैं शैवाल की मोटी परत जम जाती है। तो ये टुंड्रा मिट्टी में ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, आगे आ रही है। ओवन तथा O2 की परत की तुलना में अधिक मोटी तथा अनुपजाऊ होती है। यह मिट्टी उत्तरी कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड में वृत्त रूप से पाई जाती है। यहाँ घास की कृषि की जाती है। यहाँ क्या होती है, घास की कृषि की जाती है। फिर आ रहे अक्षेत्रीय मिट्टी। क्षेत्रीय मिट्टी के 10 प्रकार अपने कंप्लीट हो चुके हैं। पेडालोजी, ठीक है, टुंड्रा, गर्म मरुस्थलीय, ठंडी मरुस्थलीय, काली, लाल, लेटेराइट, ये अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अपना आ रहा है अक्षेत्रीय मिट्टी यानी पर्वतीय मिट्टी जिसको कहते हैं। पर्वतीय मिट्टी इसमें पहला आ रहा है। इस मिट्टी का विकास मुख्यतः उष्णकटिबंध के पर्वतीय ढालों पर होता है। इसकी परत पतली होती है। ह्यूमस तथा चूना पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है, लेकिन पोटास तथा फास्फेट का अभाव होता है। फिर भी यह मिट्टी बागानी फसल के लिए काफी उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ये चाहे हवा से हो चाहे किसी भी चीज से, ये खिसक कर जैसे घर्षण के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है और ये बहुत पतली परत के रूप में होती है और यहाँ इसमें ह्यूमस तथा चूना की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। फिर दूसरी आ रही है जलोढ़ मिट्टी जिसका विकास होता है नदियों द्वारा। विश्व के अधिकतर मैदानों का निर्माण जलोढ़ निक्षेप के कारण होता है। किसके कारण? जलोढ़ निक्षेप के। इसमें सामान्यतः 3 प्रकार के ऋतु कण निक्षेपित होते हैं जो कि बालू, सिल्ट तथा क्ले हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार के कण होते हैं, बालू, सिल्ट और क्ले। क्ले द्वारा बाढ़ के मैदानों का विकास होता है। क्ले द्वारा कितने बाढ़ के मैदानों का विकास होता है। बालू द्वारा दियारा क्षेत्र में पूर्व के बाद निक्षेप से बने हुए, नदी द्वारा छोड़े गए मार्ग के क्षेत्र में, पर्वतपाद मैदान में, तराई मैदान में होते हैं। बालू क्या होती है? बिल्कुल बारीक कणों में होती है और जो क्ले होती है थोड़े मोटे कणों में होती है। सिल्ट क्या होती है? दोआब क्षेत्रों में अर्थात पुराने जलोढ़ क्षेत्रों में होती है और उत्तरी क्षेत्र में इसका विकास हुआ है। यानी जहाँ पर नदियाँ बह रही हैं लंबे समय तक बह रही हैं, वहां पर सिल्ट का विकास होता है। तीनों के मिश्रण के सहयोग से दोमट मिट्टी का विकास होता है। ऐसी मिट्टी में पोटास तथा चूने की मात्रा पर्याप्त तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह खाद्यान्न फसलों के लिए बहुत उपयुक्त है तथा विश्व के अधिकतर चावल तथा जूट की फसल इसी मिट्टी पर होती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पर होती है, क्योंकि ये तीनों मिट्टियों के सहयोग, तीनों कणों के सहयोग से बनी होती है और इसमें ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक कमी, मतलब इसमें कमी नहीं हो पाती, क्योंकि रेगुलर अगर किसी चीज का जमाव होता है तो वहां पर उपजाऊपन बना रहता है और यहाँ पर चावल तथा जूट की फसल अधिकतर मात्रा में होती है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः पूर्वी चीन, पाक, बांग्लादेश, इरावदी, मेकांग के मैदान, नील के मैदान, अमेजन नदी, कांगो, जायरे निम्न भागों में पाई जाती है। यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ विसर्जित होती रहती है, नदियाँ बहती रहती है, वहां पर जलोढ़ मिट्टी का विकास होता है। क्षेत्रीय मिट्टी में आ रही है तीसरी लोयस मिट्टी। चीनी के वृद्ध लोयस के मैदान और यूक्रेन में एड्रियाटिक सागर क्षेत्र में पाई जाती है। लोयस का विकास बालू निक्षेप का परिणाम है। इसमें महीन चट्टानी कण होते हैं जो सन्नी घर्षण द्वारा छोटे छोटे हो जाते हैं। अतः इस मिट्टी के नवीन ह्यूमस, फास्फेट तथा क्ले की उपस्थिति तथा मैदान की स्थिति से कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है। और इसमें कौन सी खेती होती है? इसमें कपास की कृषि की जाती है। कौन सी? लोयस मिट्टी में कपास की कृषि की जाती है और इसमें और कुछ याद करने की जरूरत आपको है नहीं। फिर आ रही है समुद्री या तटीय मिट्टी। ये कौन सी होती है? जो तरंगों के द्वारा निक्षेपण से बनी होती है, वो होती है समुद्री मिट्टी। इसमें आपको कृषि और वो याद करना है, पढ़ देती हूँ पूरा। मिट्टी का विकास उष्ण तथा उपोष्ण प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में हुआ है, अर्थात यह मिट्टी
तटवर्ती तरंगों ज्वारभाटा के निक्षेपण के परिणाम है। इसमें बालू की प्रधानता, लवण अधिक तथा सूक्ष्म कीटाणुओं का अभाव होता है। यह मिट्टी नारियल जैसे फसलों के अनुकूल तथा अन्य फसलों के लिए प्रतिकूल होती है। मछली तथा जिप्सम के द्वारा इसकी उर्वरता में वृद्धि कर कृषि की जाती है, जैसे केरल के तट पर चावल की खेती की जाती है। ये इतना पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मछली और जिप्सम के द्वारा इस उर्वरता को बढ़ाया जाता है और फिर इसमें कृषि की जाती है, जैसे केरल तट पर चावल की कृषि की जा रही है। अब आ रही है अंतर क्षेत्रीय मिट्टी। क्षेत्रीय मिट्टी हो गई, अक्षेत्रीय मिट्टी हो गई, अंतर क्षेत्रीय मिट्टी आ रही है। क्षेत्रीय के कितने 10 पार्ट हैं, अक्षेत्रीय के कितने 4 पार्ट और अंतर क्षेत्रीय के 3 पार्ट। यह क्षेत्रीय मिट्टी है। यह मिट्टी जो अपने ऋतु चरण के क्षेत्र में रहती है तथा इसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे अंतर क्षेत्रीय मिट्टी कहते हैं। इसमें 3 वर्गों में रखा गया है: पीट मिट्टी, खारी मिट्टी, चूना पत्थर मिट्टी। पीट मिट्टी, खारी और चूना पत्थर। पीट आ रही है, अब देखते हैं, इसे जैविक मिट्टी भी कहते हैं। इसे जैविक मिट्टी भी कहते हैं। इसमें जैविक तत्व अधिक, ह्यूमस कम, सूक्ष्म जीवाणु कम, जल की मात्रा अधिक, उच्च ज्वार के क्षेत्र, लवण की मात्रा अधिक, मैदान तथा कले होने के बावजूद ऊपर की प्रतिकूल परिस्थितियां कृषि के लिए इसे अनुकूल नहीं बनाती हैं। पीट मिट्टी क्या होती है, देख सकते हैं आप पीट मिट्टी का डायग्राम। पीट मिट्टी होती है जिसमें जैविक तत्व अधिक होते हैं, ह्यूमस उपजाऊपन कम होता है, उच्च ज्वार के क्षेत्र में इसकी लवण की मात्रा इसमें अधिक होती है। और नॉर्मल सी बात है, अगर लवण की मात्रा अधिक होगी उस वहाँ पर कृषि बिल्कुल नहीं हो सकती, तो यह कृषि के लिए अनुकूल नहीं है। यह उष्ण तथा उपोष्ण डेल्टाई क्षेत्रों की मिट्टी है, जहाँ लवण का अंश कम होता है, वहाँ ताड़ का वृक्ष तथा अधिक लवण वाले क्षेत्रों में नारियल होता है। पीट मिट्टी में क्या होता है, नारियल की कृषि की जा सकती है, ताड़ के वृक्ष वहां पर उग सकते हैं और नारियल की खेती वहां पर हो सकती है। सेकेंड आ रही है खारी मिट्टी। पीट हो गई, खारी आ रही है। अंत प्रवाह का क्षेत्र की मिट्टी है, इसमें विलय लवण की मात्रा अधिक होती है। केशिका क्रिया के द्वारा जल बे स्तर में चला जाता है, फन ए स्तर, दूसरा स्तर बी स्तर। तो इसमें विलय लवणता की मात्रा अधिक होती है। विलय यानी घुलने की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। केशिका क्रिया द्वारा एक नलिका के रूप में, केशिका मैं आपको समझाऊंगी, ये एक ऐसे देख सकते हैं कि जैसे एक नलिका का रूप होता है जिसमें संस्तर बने होते हैं, मिट्टी के संस्तर बने होते हैं, जिनमें ए संस्तर होता है, बी होता है, सी होता है, ए उपजाऊ होता है, बी उपजाऊ होता है। तो इसमें क्या होता है कि केशिका क्रिया द्वारा जल कहाँ चल जाता है, बी स्तर में, सेकेंड स्तर में चला जाता है, बी स्तर में ये चला जाता है, यहाँ पर ये बी स्तर में आ जाता है तथा लवण ए स्तर में चला जाता है। यानी ये घुलने की प्रक्रिया इसमें अधिक होती है। यहाँ पर जो लवण होगा वो घुलकर ऊपर चला जाएगा और जो जल है वो नीचे बी स्तर में आ जाएगा। यह मिट्टी उर्वर नहीं होती, अतः क्ले बालू लवण का क्षेत्र है। वाष्पोत्सर्जन का प्रभाव अधिक होता है। यहाँ पे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। यह मिट्टी सांबर झील के क्षेत्र, कौन सी मिट्टी, खारी मिट्टी। खारी मिट्टी कहाँ होती है, सांबर क्षेत्र में, कच्छ के क्षेत्र में, चाड़ झील, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के आसपास, मध्य एशिया के छोटे छोटे झीलों में पाई जाती है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में तथा अंतःप्रवाह क्षेत्रों में वर्षा होने से लवण की सतह धुलकर बे स्तर में चली जाती है। पुनः मिट्टी में लवण बढ़ने से इसकी उर्वरता खत्म हो जाती है। इस मिट्टी का मुख्य फसल मक्का तथा पशुचारण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी ये समझा देती हूँ कैसे क्या होता है। ये कोई झील है, ठीक है, इसमें परमानेंट पानी भरा रहेगा, तो पानी क्या होगा, मिट्टी सोखती रहेगी और जहाँ पर चट्टानी स्तर आ जाता है वहां जाकर पानी फिर इकट्ठा हो जाता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे विलय की प्रक्रिया इसमें स्टार्ट होती है। और अपन देखते हैं कभी किसी चीज को, जब बारिश होती है, ठीक है, जो अपन ये बालू गिरवाते हैं, बालू आती है, खेत में होती है, अधिक पानी सोख लेने से फिर उसको अगर अपन हाथ से ऐसे उसको थप्पी मारते हैं, हाथ से मारते हैं, तो धीरे धीरे पानी वापस ऊपर आने लगता है। तो वो क्या होता है, पानी सोख लेती है अंदर और फिर वापस विलय के कारण पानी बाहर आने लगता है। उसके साथ क्या आते हैं, लवण आते हैं। लवण यानी खारेपन की मात्रा आती है जो मिट्टी को क्या बनाती है, अनुपजाऊ बनाती है। तीसरा है चूना पत्थर मिट्टी। यह पतली परत वाली चूने पत्थर क्षेत्र की मिट्टी है। चूने की अधिकता से यह उपजाऊ तथा वाणिज्यिक फसलों के लिए अधिक उपयोगी होती है। कौन सी, चूना पत्थर मिट्टी। इसे कई स्थानीय नाम है, टेरारोसा, रेंटिजिना,
चूना मिट्टी कहते हैं। इसकी मुख्य फसल क्या है? मुख्य फसल है मध्य अमेरिका में गन्ना इसमें होता है। इसके अलावा घास तथा भेड़ पालन के लिए भी होती है। ये घास और भेड़ पालन के लिए कौन सी चूना पत्थर मिट्टी में फसलें उगाई जाती हैं, और जो क्या होती है, मध्य अमेरिका में गन्ने से इसकी कृषि होती है। ऊपर वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियों का विकास हुआ है और प्रत्येक मिट्टी का अपना संसाधन महत्व है। मैंने आपको पहले बता दिया कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में अलग अलग मिट्टियों का विकास होता है और उनका एक अलग अपना महत्व रहता है। उनमें संसाधनों की मात्रा भी अलग रहती है। वृद्ध मृदा वर्गीकरण योजना, ये इम्पोर्टेंट है और ये आप ध्यान से पढ़ना। मृदाओं का यह वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका में मृदा संरक्षण सेवा के मृदा सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1975 में किया गया। कब किया गया? 1975 में ये किया गया है। मृदा वर्गीकरण की इस योजना को वृद्ध मृदा वर्गीकरण तंत्र कहते हैं। 1990 में CSCS के स्थान पर मृदा वर्गीकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। CSCS आप देख सकते हैं। CSCS का अर्थ क्या होता है? तो कॉम्प्रोमाइजिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी CSCS के स्थान पर मृदा वर्गीकरण शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। कब? 1990 के दशक में, जबकि वृद्ध मृदा वर्गीकरण तंत्र कब? 1975 में स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। एंड आपको बहुत, मुझे आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक आ जाएगी। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहती हूँ कि आपको ऑल कंपटीशन एग्जामिनेशन का डेटा है, आपको यहाँ से मिल जाएगा कि कौन सी एग्ज़ाम में कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट रहेगा, कैसे क्या पढ़ना है। वो आपको एक, अगर आपको मोटिवेशन वीडियो चाहिए तो मैं आपको मोटिवेशन वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, लेकिन आपको मेरे को कमेंट करके बताना होगा कि आपको कौन सा मोटिवेशन वीडियो चाहिए, किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ने को चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहती हूँ, आपको बहुत इंपॉर्टेंट सामग्री यहाँ से मिलेगी जो आपको ऑल एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी। क्योंकि यहाँ से मैं इस टॉपिक को या फिर कोई भी टॉपिक हो उसको इस तरह इनको एडिट किया है कि आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर जा नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, बने रहिए यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पर। एंड थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा है वो मेरे को बताना, ताकि मैं उसको इजी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।